Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. In this lesson we are going to discuss the points circulatory systems, blood vessels, heart, heartbeat, excretion in animals, excretory system in humans, transport of substances in plants, transpiration, and with this we can also discuss the activities also. So without any further delay, let's get started. You have learned earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival. तो आपने पहले पढ़ाई है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना, पानी और ऑक्सीजन उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है. दे नीड टू ट्रांसफर ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. उनको ज़रूरत होती है कि ये सारी जो चीज़ें रहती है वो सारी अपनी बॉडी रहता है उसके हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. सो एनिमल क्या करते हैं, उनका वेस्ट जो रहता है वो उन पार्ट से फिर निकालते जाते हैं जो उन्हें नहीं यूज़फुल रहता है वैसा. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड. तो आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता होगा. Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? 11.1 फिगर देख लीजिए. सर्कुलेटरी सिस्टम करके है. आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू कलर. तो आर्टरीज जो दिखाई है वो रेड कलर में दिखाई है और वेन्स दिखाई है वो ब्लू कलर में दिखाई है. और सेंटर में यहाँ पे दिखाया गया है हार्ट. हार्ट से ये सारी वेन्स और आर्टरीज जा रही. They function to transport substances and together form the circulatory system. In this chapter, you shall learn about the transport of substances in animals and plants. तो ये सारे जो फंक्शन क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स रहती है इनका क्या फंक्शन रहता है कि जो सब्सटेंसेस रहते हैं हमें मिलते हैं खाने से, उनको इकट्ठा करना, उनको फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से हर एक जगह पे पहुंचाना. और यही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. हम देखने वाले इस लेसन में कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, दिस सब्सटेंसेस हाउ कैन वी ट्रांसपोर्ट विथ इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स में ये सारा सिस्टम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. उसके लिए यहाँ पे दिया गया है हमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट है सब टॉपिक जो है वो है ब्लड. व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज ब्लड. अगर आपके बॉडी में छोटा सा भी कट लग जाता है तो फिर ब्लड निकलने लग जाता है. जैसे कट लगता है उसमें से खून निकलता है ना. तो ये कैसे होता है, ब्लड क्या रहता है. Blood is a fluid which flows in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It transports waste from the removal from the body. तो ब्लड क्या है, तो ये ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है ब्लड. अब उसका क्या काम, वो क्या क्या काम करता है. तो वो क्या करता है कि जो भी हमारा डाइजेस्ट फूड हुआ है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन्स में लेके दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना है. हमारे शरीर के दूसरे जो पार्ट्स है वहाँ तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है. वो और दूसरे क्या काम करता है, तो जो ऑक्सीजन रहता है हमारे लंग से वो अपने सेल्स जो रहती है बॉडी की उसको करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है और दूसरे बॉडी सेल्स को पास करता है. और वो क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है, जो अपने बॉडी का वेस्ट रहता है उसको हमारे बॉडी से निकालने का काम ब्लड करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. इतनी सारी चीज़ें ब्लड कैसे लेता है, और ब्लड का जब हमने लिया है तो वो तो क्या एक फ्लूइड है. फ्लूइड को क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा. जो कंपोजिशन होता है सारी चीज़ों का उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा रहता है उसके अंदर. और उस प्लाज्मा के अंदर क्या है, तो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स है वहाँ पे हमें मिले. वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड. यहाँ पे पहली पूछती है कि रेड जो ब्लड रहता है खून का कलर रेड क्यों रहता है, ये उसका सवाल आया. वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो एक टाइप का सेल रहता है रेड ब्लड सेल्स, उसे हम आरबीसी भी कहते हैं. तो उसके अंदर क्या रहता है, रेड पिगमेंट रहता है, रेड कलर का रहता है, तो उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स.
हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको बॉडी के जो सारे पार्ट्स रहते हैं उस पर ट्रांसपोर्ट करता है और अल्टीमेटली वो सेल्स को भी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन के बिना ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स तक और सेल्स तक पहुंचाना है. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. तो ये जो हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस है, रेड पिगमेंटेशन होने की वजह से ब्लड का कलर जो रहता है वो रेड दिखता है हमें. द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी. तो ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी रहते हैं, उन्हें कहा जाता है WBC. और वो क्या काम करते हैं, तो जो जर्म्स रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर कर जाते हैं उनके खिलाफ फाइट करता है. Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. तो बूजो जब खेल रहा था तो उसके घुटने के अंदर से खून निकल मतलब गिर गया वो नीचे और फिर उसके घुटने को लग गई और वहां से खून निकलने लग गया. छोटा सा कट लग गया था उसे, तो वहां से फिर खून निकल गया. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट. वो जो वॉज पजल्ड अबाउट दिस. थोड़ी देर के बाद क्या हुआ ना कि ब्लड जो है वो रुक गया और उस जगह पे जो था तो क्लॉट जैसा रेड रेड कलर का, डार्क रेड कलर का हो गया और फिर उसने वो जो कट था उसको बंद कर दिया था. तो बूजो ये देख के पजल हो गया कि ये क्या है. द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो वो क्लॉट क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ब्लड के अंदर अनदर टाइप ऑफ सेल्स भी रहते हैं. तो दूसरे टाइप के सेल्स कौन से रहते हैं, तो प्लेटलेट्स कहते हैं उन्हें. Blood vessels. There are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation of fresh supply of oxygen fills the lungs. तो ब्लड वेसल्स क्या है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स है और वो क्या करती है कि जब हम अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे लंग्स को भर लेता है. जब हम सांस अंदर लेते हैं तब वो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन से भर लेता है. ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. फिर वो ऑक्सीजन को जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे उतने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना रहता है. ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट मटेरियल भी रहता है जो उसको सेल्स से मिलता है. दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10. तो इस ब्लड को क्या रहता है कि उसको वापस जाना रहता है हार्ट की तरफ, फिर वहाँ से वो लंग्स की तरफ जाना रहता है. क्यों, क्योंकि जो अंदर उसके यहाँ इम्प्योरिटीज आ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे निकालने के लिए. ये आपने लेसन नंबर 10 में सिखाई है. सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी. तो 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स रहती है, एक रहती है आर्टरीज और दूसरी रहती है वेन्स जो हमारे बॉडी के अंदर रहती है, जैसे कि हमने फिगर 11.1 में देखा है. आर्टरीज क्या है, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और वो क्या करेगी कि ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट से जाके फिर वो सारे बॉडी पार्ट से मिलती है. Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. तो ब्लड फ्लो जो रहता है वो बहुत ही तेज़ी से आता है और हाई प्रेशर से आता है, इसलिए आर्टरीज की जो रहती है ना वो भी वॉल्स थोड़ी सी मोटी रहती है और इलास्टिकली रहती है, मतलब कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल सी रहती है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज. यहाँ पे है इस एक्टिविटीज़ को देख, आर्टरीज के अंदर का जो ब्लड का फ्लो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी 11.1 ये देखने वाले हैं हम. यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया अच्छे से. प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट. तो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से आपके राइट हैंड के इनर साइड को, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना फिगर में, उस तरह से आपके रिस्ट को आपको ऐसे पकड़ना है. कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट्स. तो क्या आपको इसके अंदर से कुछ मूवमेंट आ रही है, क्या कुछ ब्लिंक सा हो रहा है, कुछ थ्रोबिंग सा हो रहा है. वाई डू यू थिंक देर इज अ थ्रोबिंग. दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज. तो आप क्यों सोच रहे कि थ्रोबिंग हो रहा है यहाँ पे. तो थ्रोबिंग मीन्स क्या है कि वो पल्स है. ये पल्स क्यों आ रहे हैं उसमें,
क्योंकि आर्टरीज के अंदर से ब्लड का फ्लो हो रहा है, उस वजह से पल्स रहता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। तो ये जो पल्स टिक 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 जो हो रहा है अंदर, वो आपको 1 मिनट में कितनी बार होता है ये आपको काउंट करना है। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? कितनी पल्स बीट्स देखी है आपने 1 मिनट के अंदर? द नंबर ऑफ बीट्स आर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। तो 1 मिनट के अंदर जितनी बीट्स होती है उसे कहा जाता है पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। जो रेस्ट मोड में रहता है पर्सन, रिलैक्स मोड में रहता है, उसकी पल्स रेट किसके बीच में रहती है? 72 से 80 बीट्स पर मिनट के बीच में रहती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तो दूसरी भी जगह पे देख लीजिए कि आपको कहीं पल्स दिखता है क्या। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन्ड इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। तो आपकी जो पल्स बीट है आपकी खुद की और आपके क्लासमेट्स की रिकॉर्ड कीजिए, और यहाँ पे जैसे कि 11.1 टेबल दिया है उसमें आपको ये रिकॉर्ड लिखना है। आपके फ्रेंड्स के नेम लिख देने हैं उसमें, और हर एक की पल्स पर मिनट में कितनी हुई है, 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स हुई है, वो उसमें आपको डिफाइन करना है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द। वेन्स क्या करती है? तो वेन्स एक तरह की ऐसी वेसल्स है कि उसके अंदर का जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ रहता है, जो कि अदर पार्ट्स रहते हैं, बॉडी के जो भी पार्ट्स रहते हैं उसमें से जो ब्लड आता है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है वो इस वेसल्स में रहता है। और फिर ये कहाँ भेजता है? तो ये भेजता है हार्ट की तरफ। द वेन्स हैव थीन वॉल्स, देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेल्व्स क्या रहती है? थोड़ी सी थीन पतली सी वॉल्स रहती है उसकी, और उसकी में ब्लड फ्लो ऐसा रहता है। वेल्व्स के अंदर ना वेन्स प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या करता है कि सिर्फ उनका फ्लो हार्ट की तरफ ही जाता है, ऐसा रहता है वो। यहाँ पे स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन का दिखाया गया है। फर्स्ट यहाँ दिखाया गया है लंग्स। लंग्स से यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी दिखाई गई है वहाँ से, और नीचे आ रहा है ब्लड, और नीचे से जाके हार्ट की तरफ आएगा। हार्ट से भी एक नली जा रही आर्टरी, आर्टरी से लेके वो कैपिलरीज के पास में आता है। फिर वहाँ से वो वेन की तरफ जा रहा है, और वेन से लेके हार्ट में, और हार्ट से फिर वो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो जो ये राइट साइड का आर्टरीज में है तो उसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, इसमें क्या ऑक्सीजन वाला है वो। और जो वेन्स में जा रहा है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वहाँ पे। ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रेशियस लाइव्स। तो बहुत सारे लोग, मतलब हाँ, 100 से भी ज़्यादा लोग ना ब्लड की कमी की वजह से मर जाते हैं। उनको अच्छे से ब्लड मिलता नहीं है, मैच जो ब्लड रहता है ब्लड ग्रुप वो मिलता नहीं है टाइम पे, इसलिए वो मर जाते हैं। तो जो वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन होता है, जैसे कि कैंप में वगैरह या ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं जहाँ भी, अगर आप वहाँ पे ब्लड डोनेट करते हो तो वो हार्मलेस है, पेनलेस है, और उस वजह से क्या होगा ना कि आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचा सकते हो। तो जब भी आपके आसपास कहीं ऐसे डोनेशन कैंप दिखे तब आप वहाँ पे ब्लड डोनेट कर लीजिएगा। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। तो ब्लड कहाँ कहाँ डोनेट होता है? तो ब्लड डोनेट कर सकते हो आप हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते हो, या फिर जो ऑथराइज्ड प्लेसेस रहती है गवर्नमेंट की वहाँ पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो भी आपने डोनेट ब्लड किया रहता है ना, तो उसको स्पेशल केयर से ब्लड बैंक के अंदर रखा जाता है। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप के ब्लड्स अवेलेबल हो जाते हैं। I'm confused. I have learned that an artery always carries oxygen-rich blood. Pahili explained that the pulmonary arteries carries blood from the heart, so it is called an artery and not a vein. It carries carbon dioxide-rich blood to the lungs. Pulmonary veins carries oxygen-rich blood from the lungs to the heart. तो भूजो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि मैंने इसे पढ़ा है कि आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजन ही रहता है, ऑक्सीजन पूरा भरा हुआ रहता है आर्टरीज के अंदर। तो पहले उसको एक्सप्लेन करती है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज रहती है तो वो क्या करती है, हार्ट से लेके ब्लड को लेके आती है, तो वो इसलिए बोली जाती है आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं उसको,
नॉट अ वेन कहा जाता है उसको, वेन नहीं बोलते हैं उसको। उसके अंदर, वेन के अंदर क्या रहता है, क्योंकि वेन के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और वो कहाँ पे पास करता है, फिर लंग्स को लेके जाता है। सो पल्मोनरी वेन रहती है, वो रहती है ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है उसके अंदर, जो कि हमें लंग्स से मिलता है। तो वो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड हम लेके हार्ट को प्रोवाइड करते हैं। Refer to figure 11.3. Do you see the arteries divided into smaller vessels? On reaching the tissues, they divided further into extremely thin tubes called capillaries. तो जैसे कि आपने फिगर 11.3 में देखा है कि आर्टरीज जो डिवाइड हुई है ना, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हुई है, और वहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कैपिलरीज लिखा हुआ है और बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स टाइप दिख रहा है ऐसे। तो वो टिश्यू जो है वो, तो जब वो टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं तो वो किस में हुआ है, एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स में, बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कैपिलरीज कहा जाता है। द कैपिलरीज इज जॉइंट टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। तो कैपिलरीज ना वेन्स को इस तरह से जॉइन कर लेता है कि वो फिर वापस जाके हार्ट के अंदर खाली होता है। Heart. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. तो हार्ट क्या है, एक तरह के ऑर्गन है, वो कंटिन्यूसली बीट होते रहता है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड चलते रहता है, और उसके ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें रहती है वो उसको मिलती रहती है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो इमेजिन कीजिए कि जो पंप करने का काम जो कर रहा है ना, वो बहुत सालों से कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग, वो कभी भी बंद नहीं होता है, और ये पता है कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल रहता है। और हार्ट किस तरह से वर्क करते रहता है, फिर भी हार्ट जो है ना हमेशा पंप करते रहता है, नॉन स्टॉपेबल काम करते ही रहता है। तो हम अब आगे से देखते हैं कि हार्ट किस तरह से काम करता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिगर 11.1। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम। तो हार्ट क्या है, हार्ट कहाँ पे है, तो चेस्ट के अंदर की जो कैविटी है उसके लोअर टिप में है वो, और स्लाइटली वो लेफ्ट साइड में टिल्ट हुआ है। और फिर उसको ना आपके फिंगर जो है ना पाम के अंदर ऐसे दबा लीजिए। दैट मेक्स योर फिस्ट, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आप जब इसे मोड़ देते हो तो जो मुट्ठी सी बनती है ना, तो आपका हार्ट उतनी साइज का है, ये आपको पता चल जाए कि आपकी जितनी फिस्ट साइज है उतना आपका हार्ट का साइज है। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रीच इन द ऑक्सीजन एंड द ब्लड रीच इन द कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। क्या होगा जब ऑक्सीजन मिक्स वाला ब्लड और कार्बन डाई मिक्स वाला ब्लड एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स रहते हैं, 4 पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर। द 2 अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड द एटेरियम, सिंगुलर एट्रियम, एंड द 2 लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। तो उसके लिए 4 चेम्बर है, तो 4 चेम्बर के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है, जो ऊपर वाले चेम्बर्स है ना उन्हें कहा जाता है आर्ट्रिया, सिंगुलर आर्ट्रियम बोलते हैं उसे, और जो नीचे वाले 2 चेम्बर्स है उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स, जैसे कि फिगर 11.4 में शो किया गया है। द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पार्टीशन है चेम्बर्स के बीच में, वही हेल्प करते हैं हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स होने से। तो यहाँ पे हम डायग्राम भी देख लेते हैं, हार्ट की डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, उसके हम नेमिंग देख लेते हैं। पहले तो लेबलिंग क्या क्या किए थे। ऑर्ट्रा पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट साइड की है, मैं फर्स्ट वो बता रही हूँ। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से राइट साइड आते हैं तो राइट वेंट्रिकल यहाँ पे शो की गई है, ब्लू कलर में है यहाँ पे। पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हेल्प्स, बीच में एक पार्टीशन सा दिख रहा है हमें, तो कंप्लीटली सेपरेट कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से। ऊपर आते तो क्या दिख रहा है हमें, राइट आर्ट्रियम दिख रहा है, तो ये भी दोनों सेपरेट हो रहे, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों। और ऊपर है वेना केवा, वो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows. These arrows show the direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart, from where it is pumped to the rest of the body.
तो 11.3 को देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे एरो के थ्रू से दिखाया गया था कि क्या होता है ना कि वो आती है, किस साइड से आते हैं, राइट साइड से ब्लड आ रहा है, वहाँ से वो जाता है, डायरेक्शन दिखाया गया ब्लड फ्लो किस तरह से होता है हार्ट के यहाँ पे। तो वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स से फिर वापस हार्ट की तरफ जाता है, फिर हार्ट से पंप होके वो वापस लंग्स की तरफ, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी रहती है हमारी, वहाँ पे जाता है। पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो पहली का आंसर हमें फिगर 11.3 में मिल ही गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। These muscles contract and relax rhythmically। तो जो वॉल्स रहती है चैम्बर्स की, जो हार्ट की जो है, वो मसल से बनी हुई है, और वो जो है मसल जो रहती है ना, वो फूलती है और रिलैक्स होती है, वो रिदमिकली चलते रहता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो रिदमेटिकली होता है, वो ही कन्वर्ट होता है हार्ट बीट। तो वो जो फ्लो चलते रहता है, रिदमेटिकली जो चलते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, उस वजह से हार्ट बीट जैसा हमें फील होता है, उसे हमें हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप आपका हाथ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे आपके, तो आपको दिखाई देगी, मतलब फील कर पाओगे आप हार्ट बीट को। और हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यूसली हमारी पूरी लाइफ में चलता ही रहता है, एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट हार्ट बीट हमारी चलती ही रहती है। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर जब भी हमें चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप से की हेल्प से हमें चेक करते हैं और हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं वो। और डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। तो वो एज ए डिवाइस यूज़ करते हैं हार्ट की हार्ट बीट को चेक करने के लिए, स्टेथोस्कोप को। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरी द सेंसिटिव डायफ्रागम, 2 ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। तो किस तरह से रहता है कि 2 ईयर पीसेस रहते हैं और ट्यूब रहती है, और दूसरा जो पोर्शन रहता है चेस्ट पीस, वो हमारे चेस्ट पे टच करके वो देखते हैं और हमारी हार्ट बीट काउंट करते हैं। Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope। तो हमारी कंडीशन वो देखते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं और उनको क्लू मिलता है कि हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी है। Let us construct a model of a stethoscope with the material that are available around us। तो देखते हैं कि स्टेथोस्कोप का मटेरियल कैसा रहता है, जो भी हमारे अवेलेबल रहेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 11.2 दिखाई गई है उसके लिए। तो हम देखें, टेक ए स्मॉल फनल ऑफ 6-7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फिक्स रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। तो एक स्मॉल फनल लेना है, अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर इतना आपको लेना है, और एक रबर ट्यूब उस पर फिक्स करना है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना टाइटली उसको फिक्स करना है। फिर उस स्टेम को आपको ऐड करना है, फनल ऐड करना है। स्ट्रेच अ रबर शीट और अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड। तो स्ट्रेच करना है आपको रबर शीट को या फिर बलून को उसके मुंह पे, फनल के मुंह पे, और फिर उसको फिक्सली टाइट करके रबर बैंड से पैक कर लेना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स। तो जो ओपन एंड है ट्यूब का, जिस तरह से आप फिगर में दिखाया गया है, तो ट्यूब का जो एंड है उसको आपको कान की तरफ लेके जाना है, और जो फनल वाला पोर्शन है उसको आपको चेस्ट पे रखना है। मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप यहाँ पे दिखाया गया है ना फिगर में, तो वो देख के। Place the mouth of the funnel on your chest near the heart. Now try to listen carefully। तो फनल को अपने हार्ट के पास में रखिए, चेस्ट के ऊपर, और फिर ट्राई कीजिए शांति से सुनने के लिए। डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड? द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट्स। आपको कोई थम्बिंग साउंड सुनाई दे रहा है क्या? तो जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है उसे ही कहा जाता है हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? तो कितनी बार एक मिनट में अपना हार्ट बीट करता है? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो आप जब नॉर्मली बैठे हो तब काउंट कर लीजिए हार्ट बीट अपनी पर मिनट में, और आप 4 से 5 मिनट रनिंग करके आएंगे तब फिर से आप अपना हार्ट बीट चेक कर लीजिए, और फिर कंपेयर कीजिए दोनों ऑब्जर्वेशन में आपको क्या डिफरेंस आता है। Record your own pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running and record it टेबल 11.2। तो आपका पल्स रेट आपको काउंट करना है, आपकी हार्ट बीट आपको काउंट करनी है,
वाइल और आपकी और आपके फ्रेंड्स दोनों की काउंट करनी है आपको, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे आपके आसपास में। तो रेस्टिंग मोड में थे आप तब कैसी थी पल्स रेट और हार्ट बीट वो, और रनिंग करने आने के बाद में क्या डिफरेंस था। तो ये सारा आपको रिकॉर्ड कहाँ लिखना है, टेबल 11.2 में लिखना है। टेबल 11.2 में क्या दिखाया गया है, तो हार्ट बीट एंड पल्स रेट का ये टेबल बनाया गया है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है हमें यहाँ पे। वाइल रेस्टिंग हार्ट बीट कितनी थी, पल्स रेट कितनी थी, ये आपके हर एक फ्रेंड की और आपकी यहाँ पे लिखनी है, नोट डाउन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम में हमें बताया गया है कि आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट्स के बाद में हार्ट बीट कितनी है और पल्स रेट कितना है आपका और आपके फ्रेंड्स का, ये फिर से नोट डाउन करना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, आपको हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई रिलेशनशिप लगता है क्या, दिखाई दे रहा है क्या। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द हार्ट रेट एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो भी एवरी हार्ट बीट है वो जनरेट करती है एक पल्स को आर्टरीज के अंदर, और ये जो पल्स रेट है पर मिनट में वो इंडिकेट करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को। द रिदमेटिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चेंबर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो रिदमेटिक बीटिंग हो रही है चेंबर्स के अंदर, तो वो क्या होता है ना, हार्ट मेंटेन करता है सर्कुलेशन, जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को। बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। तो बूजू सोच में पड़ जाता है, क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा को भी ब्लड रहता है क्या, उनके अंदर भी ब्लड रहता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि एनिमल्स रहते हैं या फिर स्पॉन्जेस हाइड्रा रहते हैं, तो उनके अंदर भी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहती क्या। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडीज। तो पानी के अंदर का जो खाना रहता है या फिर ऑक्सीजन रहता है वो उनकी बॉडी के अंदर जाता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। तो वाटर क्या करता है, वेस्ट मटेरियल ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाल देता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इस वजह से इन जैसे एनिमल्स को सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता है ब्लड की तरह। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कौन से रिमूवल वेस्ट मटेरियल रहते हैं हमारे अंदर। Recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation। तो याद कीजिए कि किस तरह से बॉडी जो है हमारी, जो वेस्ट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स से निकालता है। जैसे सांस छोड़ते तो उससे क्या निकलता है, वेस्ट, हमारी बॉडी की जो वेस्ट गैस रहती है कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालते हैं ना। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इंजेशन। और वो भी याद कीजिए आपकी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है तो वो भी फिर इंजेक्शन से निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी से दूसरे भी वेस्ट मटेरियल्स कैसे निकलते हैं। यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये जो अनवांटेड मटेरियल्स है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो कहाँ से आते हैं। When our cells perform their functions, certain waste products are released। तो जब हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, तो वो क्या करते हैं कि कुछ जब वो डाइजेस्ट करते हैं या फिर हमारी बॉडी में काम करते हैं तब वो क्या करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वो रिलीज करते हैं। These are toxic and hence need to be removed from the body। तो ये जो सब्सटेंसेस है वेस्ट प्रोडक्ट्स से, तो वो जहरीले होते हैं और उनको हमारी बॉडी के अंदर से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। The process of removal of wastage produced in the cells of the living organisms is called excretion। तो जो प्रोसेस है ये वेस्ट को बाहर निकालने के लिए सेल्स के अंदर के सेल्स जो रहते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन्हें कहा जाता है एक्सक्रेशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो पार्ट्स रहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम वाले, ये काम करते हैं बॉडी से ऐसा वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? तो जो वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो हमारी बॉडी में से निकालते हैं। तो ये किस तरह से निकाला जाता है। A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys।
तो ब्लड फिल्टर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो किस तरह से होता है कि ब्लड कैपिलरीज जो रहती है किडनीज के अंदर, उसके थ्रू ये किया जाता है। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. तो जब भी ब्लड किडनी के अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या रहता है, यूजफुल थिंग्स भी रहती है और हार्मफुल चीज़ें भी रहती है। The useful substances are absorbed back into the blood. The wastes dissolved in water are removed as urine. तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते ब्लड के अंदर, और जो वेस्टेज रहते हैं वो पानी के अंदर मिक्स होके हमारे जो यूरिन रहता है उसके थ्रू बॉडी में से निकल जाता है। From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube like ureters. तो किडनी से जो यूरिन पास होता है तो वो कहाँ से जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से जाता है, और उसमें छोटी छोटी नलियाँ रहती है तो उसे कहा जाता है यूरेटर्स। इट इज सॉर्टेड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये स्टोर होता है उसके अंदर, ब्लैडर के अंदर, और फिर वो यूरिनरी ओपन होता है और एक छोटा सा मस्कुलर ट्यूब रहता है तो उसे कहा जाता है यूरेथ्रा, उसके थ्रू वो निकल जाता है। फिगर 11.6 में देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे शो किया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी वेस्ट निकलता है उसका यहाँ पे सिस्टम शो किया गया है। तो यहाँ पे किडनी दिखाई गई है, दोनों यूरेटर दिखाया गया है। किडनी से जो छोटी छोटी लाइन जा रही है, पाइप जा रहा है, तो वो है यूरेटर। यूरेटर से जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, और वो यूरिनरी ओपनिंग और यूरेथ्रा से निकलते हुए अपनी बॉडी के बाहर निकल जाता है। द किडनी इज यूरेट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से सब्सटेंसेस है, किडनी है, यूरेट्रस है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा, ये सारे उसके सब्सटेंसेस है। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. तो जो बड़ा इंसान रहता है, अडल्ट ह्यूमन बींग्स जो रहता है, तो नॉर्मली क्या करता है, 1 से लीटर तक, 1.8 लीटर तक वो यूरिन पास करता है पूरे 24 घंटे में है। तो यूरिन कंसिस्टेंस ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यूरिन के अंदर के सब्सटेंसेस कौन कौन से रहते हैं, कंटेंट्स रहते हैं उसके अंदर, 95% उसमें पानी रहता है, 2.5% उसमें यूरिया रहता है, 2.5% उसमें अदर वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। तो हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी गर्मी के दिन आते हैं, समर के दिन आते हैं, तब हमें पसीने छूटते हैं। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। तो स्वेट जो पसीना रहता है उसके अंदर क्या रहता है, पानी और नमक मिला हुआ रहता है। भुजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन अवर क्लॉथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। तो भुजो कहते हैं कि समर में हमने देखा है कभी कभी हमारे अंडर आर्म्स में या फिर जहाँ भी पसीना ज़्यादा आता है उस जगह पे वाइट कलर की पैचेस हो जाते हैं। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। तो ये मार्क्स किस वजह से पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे पसीने के अंदर नमक की मात्रा रहती है, इसलिए। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। तो स्वेट जो अदर फंक्शन भी करता है क्या। वी नो दैट द वाटर केप्ड इन एन अर्दन पॉट, मटका, इज कूलर। तो हमने ये देखा है कि अर्दन पॉट जो मिट्टी का मटका रहता है उसके अंदर हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा करता है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और वो जो पानी रहता है उसके अंदर इवेपोरेट होके निकलता है, इस वजह से वो कूल रहता है, पानी जो रहता है उसके अंदर का ठंडा रहता है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। तो पहली को ये जानना है कि दूसरे एनिमल्स भी यूरिन पास होती है क्या उनके अंदर से भी। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो किडनी फेलियर होने की वजह से क्या होता है ना कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो ब्लड के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पेरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो ये जो पर्सन रहता है जिसके अंदर इन्फेक्शन रहता है तो वो क्या करते हैं कि वो ब्लड उनका फ़िल्टर करना पड़ता है, या तो उनको आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है या फिर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस भी कहा जाता है। तो डायलिसिस थ्रू उनको जिस जिस तरह से उनकी बॉडी के अंदर ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है उस पीरियड के हिसाब से उनको हर पीरियड के बाद में, ड्यूरेशन के बाद में उनको अपना ब्लड फिल्टर करना पड़ता है, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। Similarly, when we sweat, it helps to cool our body.
तो इसी तरह से जो स्वेट जो रहता है, जो पसीना रहता है, जैसे कि मटके के अंदर पानी इवापोरेट होता है तो फिर वो ठंडा करता है, तो उसी तरह से बॉडी के अंदर पसीना निकलता है तो वो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना किस तरह से रहता है, ये हम देखने वाले हैं। In chapter 1, you learned that plants take water and minerals nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते, पानी और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मिट्टी के अंदर से लेते हैं, फिर रूट्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तों तक। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो पत्ते रहते हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाने के काम करते हैं, जो प्लांट्स के पत्ते रहते हैं वो। और वो खाना किसके हेल्प से बनाते हैं, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। यू ऑल्सो लर्नड इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो आपने चैप्टर 10 में ये भी पढ़ा है कि खाना जो रहता है वो सोर्स रहता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और एवरी सेल्स जो रहता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर के लिए, तो वो क्या करता है, एनर्जी किस तरह से मिलती है, जो ग्लूकोज रहता है उसका ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, और उसके थ्रू हमें मिलती है एनर्जी। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल activities of life. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. तो ये जो एनर्जी रहती है उसी के थ्रू हम हमारे दिन भर के काम पूरे कर सकते हैं, हमारी लाइफ के काम हम कर सकते हैं। और ये जो खाना रहता है वो तो खाना हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो आपने कभी सोचा है क्या कि किस तरह से पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है रूट से और वो ट्रांसपोर्ट होता है पत्तों तक। हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। तो किस तरह से खाना बनता है और लीव्स उसके थ्रू लेके जाते हैं खाना बनाने के लिए, और वो किस तरह से पहुंचाता है जो पार्ट्स रहते हैं ट्रीज़ के वगैरह, वो जो खाना नहीं बनाते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, उनके पास तक वो कैसे पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। तो प्लांट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रूट्स के थ्रू जो पानी और मिनरल्स रहते हैं मिट्टी के अंदर के उसको। द रूट्स हैव रूट हेयर। द रूट हेयर इंक्रीजेस the surface area of the root for the absorption of water and minerals. Nutrients dissolved in the water. तो रूट्स को क्या रहता है, रूट्स हेयर रहते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि रूट हेयर जो रहते हैं वो इंक्रीज करते हैं जो सरफेस एरिया रहता है उसके ऊपर, और जो रूट हेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जो सरफेस एरिया रहता है रूट का उनको, और उस तरह से उनकी जो कैपेसिटी रहती है ऑब्जर्व करने की पानी और मिनरल्स की, जो पानी के अंदर मिक्स रहते हैं उनको डिजोल्व हुए जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, तो उनको वो एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रूट हेयर्स की वजह से होता है। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्ट इन फिगर 11.7। तो जो रूट हेयर जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो पानी प्रेजेंट रहता है मिट्टी के अंदर का, उसके अंदर के पार्टिकल्स के साथ में कांटेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.7 ए में दिखाया, अ सेक्शन ऑफ रूट में दिखाया गया है। तो उसको देख लेते हैं हम कि यहाँ पे छोटे 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 सेल्स दिख रहे हैं, उसमें से निकल रहा है रूट है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो आप गेस कर सकते हो क्या कि पानी कैसे रूट से लीव्स तक पहुँचता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर रहता है। Bujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. तो बुजो सोचता है कि प्लांट्स के अंदर पे भी एक पाइप्स रहते होंगे जो ट्रांसपोर्ट करता है पानी को प्लांट्स के पार्ट्स की तरह, जिस तरह से हमारे घर के अंदर पानी के सप्लाई के लिए पाइप्स रहते हैं ना, उस तरह से प्लांट्स के अंदर भी रहते हैं। Well, Bujo is right. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. तो बुजो जो सोच रहा है बहुत ही सही सोच रहा है कि प्लांट्स के अंदर भी वेसल्स रहते हैं छोटी छोटी, और वो क्या करता है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है उन पाइप के थ्रू, और जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं मिट्टी के अंदर लेके वैसे ट्रांसपोर्ट करता है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। तो जो ये वेसल्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पेशल सेल्स जो रहते हैं तो वो फॉर्म करते हैं vascular tissue को। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an
A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. तो टिश्यू जो रहते हैं ग्रुप रहते हैं सेल्स का, तो वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं जो स्पेशलाइज फंक्शन रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनको. द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम. तो ये जो वस्कुलर टिश्यू रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के अंदर, उन्हें कहा जाता है जाइलम. द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant. फिगर 11.7. तो जाइलम्स क्या करता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क, एक चैनल नेटवर्क बना जो कि रूट्स से लीव्स तक और फिर वहाँ पे स्टेम के लिए ब्रांचेस को वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी और मिनरल्स को पूरे प्लांट के अंदर पे. जैसे कि यहाँ पे 11.7 बी में दिखाया गया है कि रूट से लिया जा रहा है. ब्लू कलर की एरो दिखा रही है नीचे से कि रूट्स जो रहते हैं वो सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, पानी, वो सब कुछ ले जाके ट्री के हर एक पार्ट्स तक पहुंचा रहे हैं. और इन सब चीज़ों की हेल्प से जो खाना बनता है वो ये रेड लाइन से दिखता है, उन्हें कहा जाता है फ्लोएम. उसके थ्रू वो आ रहा है नीचे की साइड में और सारे प्लांट्स को पहुंचाया जाता है. पहली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दे आर सम what dry she wants to know how water enters into them. तो पहली बोलती है कि मेरी मम्मा क्या करती है, लेडी फिंगर को या फिर किसी और सब्जियों को पानी के अंदर डाल देती है और फिर अगर कुछ सूख जाता है तो बोलती कि इसके अंदर से कितना पानी निकल गया है. यू नो दैट द लीव सिंथेसिस फूड, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम. तो आपको पता ही होगा कि लीव्स जो रहते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर से खाना बनाते हैं और वो खाना जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट होता है सारे प्लांट के पार्ट्स को. और ये किस तरह से होता है, तो जो वस्कुलर टिश्यू रहते हैं उनसे वो होता है, उन्हें कहा जाता है फ्लोएम. दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. तो जाइलम और फ्लोएम ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट करने वाले सब्सटेंसेस है प्लांट्स के अंदर के. एक्टिविटी 11.3. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक, अ टेंडर हर्ब दैट इज बाल्सम एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी. तो हमें क्या चाहिए, एक ग्लास टम्बलर चाहिए, पानी चाहिए, रेड कलर की इंक चाहिए, टेंडर हर्ब चाहिए लाइक बाल्सम जैसा, और फिर एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए. और वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर. तो टम्बलर को 1/3 पार्ट इतना पानी उसके अंदर भर दीजिए. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर. तो कुछ ड्रॉप्स आपको क्या करना है, रेड कलर की इंक की उस पानी के अंदर मिक्स कर देनी है. तो आपको कुछ रेड इंक की जो है उस पानी के अंदर आपको मिक्स करना है. कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8. तो आपको क्या करना है, स्टेम्स का बेस आपको छोटा सा कट करना है उस हर्ब का और फिर उसको ग्लास के अंदर डाल देना है, फिगर जैसे कि 11.8 ए में दिखाया गया है. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड. तो आपको ऑब्जर्व करना है दूसरे दिन कि वो हब का कोई पार्ट आपको रेड कलर का दिख रहा है क्या, जिस तरह से यहाँ पे फिगर पे शो किया गया है. फिगर 11.8 ए में दिखाया गया है स्टेम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर, और वो किस तरह से प्लेस किया है वो दिखाया गया. और बी में दिखाया गया है वाटर मूव्स अप इन द स्टेम इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम. ये दो फिगर दिखाई गई यहाँ पे. अगर वो रेड कलर का कोई पार्ट हुआ है हब का, तो इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर. तो अगर वो रेड कलर का हुआ है तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कलर वहां तक कैसे पहुंचा है. यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम. फिगर 11.8 बी एंड 11.8 सी. तो आप उस स्टेम को कट कर दीजिए पूरा और देखिए कि रेड कलर उसके अंदर किस तरह से गया है, जिस तरह से फिगर बी और सी में शो किया गया है. तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि पानी जो है वो स्टेम से ऊपर जाता है, और या फिर हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि स्टेम के अंदर पानी रहता है. जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम अलोंग विथ वाटर. तो जिस तरह से रेड इंक की तरह पानी के अंदर जो डिजॉल्व हुई रहते हैं मिनरल्स, वो भी ऊपर की तरफ चली जाती है पानी के थ्रू. वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब जाइलम इनसाइड द स्टेम. तो पानी और मिनरल्स जो रहते हैं पत्तों की तरफ या फिर अदर प्लांट्स जो पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स के उसकी तरह वो पहुंचता है. किसके थ्रू पहुंचता है, तो छोटी छोटी ट्यूब्स रहती है, जाइलम रहती है स्टेम के अंदर, उसमें से पहुंचता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बी में दिखाया गया.
Bhujo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transportation. तो भुजो सोचता है, उसको देखना है, पता करना है कि किस तरह से प्लांट्स ऑब्जर्व करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर का पानी मिट्टी के अंदर से और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपिरेशन. इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो आपने क्लास 6 में सीखा है कि प्लांट्स बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं जो मिट्टी के अंदर के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और पानी रहता है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. द वाटर एवापोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो जो भी वो पानी एब्जॉर्ब कर दे वो सारा का सारा पानी तो उनका यूटिलाइज नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है जो कि लीव्स की सरफेस रहता है ऊपर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के टाइम पे. The evaporation of water from leaves generates a suction pool, the same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. तो ये जो evaporation of water रहता है leaves के थ्रू वो क्या करता है, एक suction pool की तरह काम करता है. किस तरह से कहता है कि जैसे कि सक करता है ना, स्ट्रोक्स के हम सक करते हैं पानी को, उस टाइप से वो खींचता है. तो वो क्या करता है कि उस सक करने की प्रोसेस की वजह से पानी जो है उसके हाइट तक पहुंचता है, जो लंबे लंबे ट्रीज रहते हैं उनकी हाइट तक भी वो पहुंच जाता है. ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट. तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से ही प्लांट्स को है वो ठंडे भी रहते हैं, प्लांट्स के अंदर पानी भी रहता है. सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ पाया होगा ये, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी. Till then, you guys, bye bye, and sending lots of blessings to all of you. Bye, and thanks for watching.